नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी कहानी लांछन। अगर आपको ये कहानी और मेरा प्रयास अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। अगर संसार में ऐसा प्राणी होता जिसकी आंखें लोगों के हृदय के भीतर घुस सकती तो ऐसे बहुत कम स्त्री पुरुष होंगे जो उनके सामने सीधी आंखें करके ताक सकते। महिला आश्रम की जुगनूबाई के विषय में लोगों की धारणा कुछ ऐसी ही हो गई थी। वो बेपढ़ी लिखी गरीब बूढ़ी औरत थी, देखने में बहुत सरल, बड़ी हंसमुख, लेकिन जैसे किसी चतुर प्रूफ रीडर के निगाह गलतियों पर ही जा पड़ती है, उसी तरह उसकी आंखें भी बुराइयां ही पर पहुंच जाती थी। शहर में ऐसी कोई महिला ना थी जिसके विषय में दो चार लुकी छिपी बातें उसे ना मालूम हो। उसका ठिकना स्थूल शरीर, सिर में खिचड़ी बाल, गोल मुंह, फूले फूले गाल, छोटी छोटी आंखें उसके स्वभाव की प्रखरता और तेजी पर पर्दा सा डाले रहती थीं। लेकिन जब वो किसी की कुत्सा करने लगती तो उसकी आकृति कठोर हो जाती, आंखें फैल जाती और कंठ स्वर कर्कश हो जाता। उसकी चाल में बिल्लियों का सा संयम था। दबे पांव धीरे धीरे चलती, पर शिकार की आहट पाते ही जस्त मारने को तैयार थी। उसका काम था महिला आश्रम में महिलाओं की सेवा टहल करना, पर महिलाएं उसकी सूरत से कांपती थीं। उसका आतंक था कि जो ही वह कमरे में कदम रखती, ओठों पर खेलती हुई हंसी जैसे रो पड़ती थी। चहकने वाली आवाज़ें जैसे बुझ जाती थी, मानो उसके मुख पर लोगों को अपने पिछले रहस्य अंकित नजर आने लगते थे। पिछले रहस्य कौन है जो अपने अतीत को किसी भयंकर जंतु के समान कटघरों में बंद करके ना रखना चाहता हो। धनिया को चोरों के भय से निद्रा नहीं आती, मनिया को उसी भांति मान की रक्षा करनी पड़ती है। पर जंतु जो पहले कीट के समान अल्पाहार रहा होगा, दिनों के साथ दीर्घ और सबल होता जाता है। यहाँ तक हम उसकी याद ही से कांप उठते हैं, और अपने ही कारनामों की बात होती तो अधिकांश देवरिया जुगनू को दुत्कारती। पर यहाँ तो मैके और ससुराल, ननिहाल, ददियाल, फुफियाल और मौसियाल चारों ओर की रक्षा करनी थी। मगर ये बात ना थी कि स्त्रियां उससे घृणा करती हों। नहीं, सब बड़े चाव से उससे मिलती और उसका आदर सत्कार करती। पहले पड़ोसियों की निंदा सनातन से मनुष्य के लिए मनोरंजन का विषय ही रही है, और जुगनू के पास उसका काफ़ी सामान था। नगर में इंदुमती महिला पाठशाला नाम का एक लड़कियों का हाई स्कूल था। हाल में मिस खुर्शेद उसकी हेड मिस्ट्रेस होकर आई थीं। शहर में महिलाओं का दूसरा क्लब ना था। मिस खुर्शेद एक दिन आश्रम में आई। ऐसी ऊंचे दर्जे की शिक्षा पाई हुई आश्रम में कोई देवी न थी। उनकी बड़ी आवभगत हुई। पहले ही दिन मालूम हो गया मिस खुर्शीद के आने से आश्रम में एक नए जीवन का संचार होगा। कुछ इस तरह दिल खोलकर हर एक से मिली, कुछ ऐसी दिलचस्प बातें की कि सभी देवियां मुग्ध हो गईं। गाने में चतुर थी, व्याख्यान भी खूब देती थी, और अभिनय कला में तो उन्होंने लंदन में नाम कमा रखा था। ऐसी सर्वगुण संपन्न देवी का आना आश्रम का सौभाग्य था। गुलाबी गोरा रंग, कोमल गाल, सदभरी आंखें, नए फैशन के कटे हुए केश, एक एक अंग सांचे में ढला हुआ। मादकता की इससे अच्छी प्रतिमा ना बन सकती थी। चलते समय मिस खुर्शेद ने मिसेस टंडन को, जो आश्रम की प्रधान थी, एकांत में बुलाकर पूछा, वह बुढ़िया कौन है? जुगनू कई बार कमरे में आकर मिस खुर्शेद के अन्वेषण की आंखों से देख चुकी थी, मानो कोई सहसवार किसी नई घोड़ी को देख रहा हो। मिसेस टंडन ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ ऊपर का काम करने के लिए नौकर हैं, कोई काम हो तो बुलाओ। मिस खुर्शीद ने धन्यवाद देकर कहा, जी नहीं, कोई विशेष काम नहीं है। मुझे चालबाज मालूम होती हैं। यह भी देख रही हूँ कि वह सेविका नहीं स्वामिनी है। मिसेस टंडन तो जुगनू से जली बैठी ही थी। इनके वैधव्य को लांछित करने के लिए वह सदा सुहागिन कहा करती थी। मिस खुर्शीद से उनकी जितनी बुराई हो सकी वह की, और उसे सचेत रहने का आदेश दिया। मिस खुर्शीद ने गंभीर होकर कहा, तब तो भयंकर स्त्री है, तभी सब देवियां इसे कांपती हैं। आप इसे निकाल क्यों नहीं देती? ऐसी चुड़ैल को एक दिन न रखना चाहिए। मिसेस टंडन ने अपनी मजबूरी बताई।
निकाल कैसे दूं? जिंदा रहना मुश्किल हो जाए। हमारा भाग्य उसकी मुट्ठी में है। आपको 2-4 दिन में उसके जौहर खुलेंगे। मैं तो डरती हूँ कहीं आप भी इसके पंजे में न फंस जाएं। उसके सामने भूलकर भी किसी पुरुष से बातें न कीजिएगा। इसके गोइदे ना जाने कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। नौकर से मिलकर भेद यह ले, डाकिये से मिलकर चिट्ठियाँ ये देखे, लड़कों को फुसलाकर घर का हाल ये पूछे। इस रान को खुफिया पुलिस के जाना चाहिए था, यहाँ न जाने क्या आ मरी। मिस खुर्शीद चिंतित हो गई, मानो इस समस्या को हल करने की फिक्र में हो। एक क्षण बाद बोली, अच्छा, मैं इसे ठीक करूँगी। अगर ना निकाल दूँ तो कहना। मिसेस टंडन, निकाल देने ही से क्या होगा? इसकी जबान तो ना बंद होगी। तब तो वह और भी निडर होकर कीचड़ फेंकेगी। मिस खुर्शीद ने निश्चिंत स्वर में कहा, मैं उसकी जबान ही बंद कर दूंगी बहन, आप देख लीजिएगा। टके की औरत यहाँ बादशाहत कर रही है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह चली गई तो मिसेस टंडन ने जुगनू को बुलाकर कहा, इस नई मिस साहब को देख, यहाँ प्रिंसिपल है। जुगनू ने द्वेष भरे स्वर में कहा, आप देखें, मैं ऐसी सैकड़ों छोकरियाँ देख चुकी हूँ। आंखों का पानी जैसे मर गया हो। मिसेस टंडन धीरे बोली, तुम्हें कच्चा ही खा जाएगी। उससे डरती रहना। कह गई है मैं इसे ठीक करके छोड़ूंगी। मैंने सोचा तुम्हें चेता दूं, ऐसा न हो उसके सामने कुछ ऐसी वैसी बातें कह बैठो। जुगनू ने मानो तलवार खींचकर कहा, मुझे चेताने का काम नहीं, उसे चेता दीजिएगा। यहाँ ना आना बंद कर दूं तो अपने बाप की नहीं। वह घूमकर दुनिया देख आई है, तो यहाँ घर बैठे दुनिया देख चुकी हूँ। मिसेस टंडन ने पीठ टाँकी, मैंने समझा दिया भाई, आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। जुगनू, आप चुपचाप देखती जाइए, कैसा तिगनी का नाच नचाती हूँ। इससे अब तक ब्याह क्यों नहीं किया? उम्र तो 30 के लगभग होगी। मिसेस टंडन ने रद्दा जमाया, कहती है मैं शादी ही नहीं करना चाहती। किसी पुरुष के हाथ क्यों अपनी आज़ादी बेचूं? जुगनू ने आंखें नचाकर कहा, कोई पूछता ही ना होगा। ऐसी बहुत सी कुंवारियाँ देख चुकी हूँ। 70 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, और कई लौंडियाँ आ गई और बात का सिलसिला बंद हो गया। दूसरे दिन सवेरे जुगनू मिस खुर्शीद के बंगले पर पहुंची। मिस खुर्शीद हवा खाने गई हुई थी। खानसामा ने पूछा, आप कहाँ से आती हो? जुगनू, यहीं रहती हूँ बेटा। मेम साहब कहाँ से आई हैं? तुम तो इनके पुराने नौकर होगे। खानसामा, नागपुर से हैं। मेरा घर भी वही है। 10 साल से मैं इनके साथ हूँ। जुगनू, किसी ऊंचे खानदान की होंगी, वह तो रंग ढंग से ही मालूम होता है। खानसामा, खानदान तो कुछ ऐसा ऊंचा नहीं है, हाँ तकदीर अच्छी है। इनकी माँ अभी तक मिशन में 30 पाती हैं। यह पढ़ने में तेज़ थी, वजीफ़ा मिल गया, विलायत चली गई, बस तकदीर खुल गई। अब तो अपनी माँ को बुलाने वाली हैं, लेकिन वह बुढ़िया शायद ही आए। वह गिरजे विरजे नहीं आती, इससे दोनों की पटती नहीं। जुगनू, मिजाज की तेज मालूम होती हैं। खानसामा, नहीं, यूँ तो बहुत नेक हैं, गिरजे नहीं आती। तुम क्या नौकरी की तलाश में हो? करना चाहो तो कर लो, एक आया रखना चाहती हैं। जुगनू, नहीं बेटा, मैं अब क्या नौकरी करूँगी। इस बंगले में पहले जो मेम साहब रहती थी, वह मुझ पर बड़ी निगाह रखती थी। मैंने समझा चलूँ नई मेम साहब को आशीर्वाद दे आऊँ। खानसामा, यह आशीर्वाद लेने वाली मेम साहब नहीं हैं, ऐसों से बहुत चिढ़ती हैं। कोई मंगता आया और उसे डांट बताई, कहती हैं बिना काम किए किसी को जिंदा रहने का हक नहीं है। भला चाहती हो तो चुपके से राह लो। जुगनू, तो ये कहो इनका कोई धर्म कर्म नहीं है, फिर भला गरीबों पर क्यों दया करने लगी। जुगनू को अपनी दीवार खड़ी करने के लिए काफ़ी सामान मिल गया। नीच खानदान की है, माँ से नहीं पढ़ती, धर्म से विमुख है। पहले धावे में इतनी सफलता कुछ कम न थी। चलते चलते खानसामा से इतना और पूछा, इनके साहब क्या करते हैं? खानसामा ने मुस्कुराकर कहा, इनकी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है, साहब कहाँ से होंगे। जुगनू ने बनावटी आश्चर्य में कहा, अरे अब तक ब्याह नहीं हुआ? हमारे यहाँ तो दुनिया हंसने लगे। खानसामा, अपना अपना रिवाज है, इनके यहाँ तो कितनी ही औरतें उम्र भर ब्याह नहीं करती। जुगनू ने मार्मिक भाव में कहा, ऐसी कुंवारियों को मैं बहुत देख चुकी। हमारी बिरादरी में कोई इन तनों रहे तो थोड़ी थोड़ी हो जाए, मुदा इसके यहाँ जो जी में आए करो, कोई नहीं पूछता। इतने में मिस खुर्शीद आ पहुँची। गुलाबी जाड़ा पड़ने लगा था।
मिस साहब साड़ी के ऊपर ओवरकोट पहने हुई थी। एक हाथ में छतरी थी, दूसरे में छोटे कुत्ते की जंजीर। प्रभात की शीतल वायु में व्यायाम ने कपोलों को ताज़ा और सुर्ख कर दिया था। जुगनू ने झुककर सलाम किया, पर उन्होंने यह देखकर भी न देखा। अंदर जाते ही खानसामा को बुलाकर पूछा, यह औरत क्या करने आई है? खानसामा ने जूते का फीता खोलते हुए कहा, भिखारन है हुजूर, पर औरत समझदार है। मैंने कहा यहाँ नौकरी करेगी तो राज़ी नहीं हुई। पूछने लगी, इनके साहब क्या करते हैं? जब मैंने बता दिया तो इसे बड़ा ताज्जुब हुआ, और होना ही चाहिए। हिंदुओं में तो दुधमुहे बालकों तक का विवाह हो जाता है। खुर्शीद ने जांच की, और क्या कहती थी? और तो कोई बात नहीं हुजूर। अच्छा, उसे मेरे पास भेज दो। जुगनू ने जो ही कमरे में कदम रखा, मिस खुर्शीद ने कुर्सी से उठकर स्वागत किया। आइए माँ जी, मैं जरा सैर करने चली गई थी। आपके आश्रम में तो सब कुशल है? जुगनू एक कुर्सी पर तकिया पकड़कर खड़ी खड़ी बोली, कुशल है मिस साहब। मैंने कहा आपको आशीर्वाद दे आऊँ। मैं आपकी चेली हूँ। जब कोई काम पड़े मुझे याद दिला दीजिएगा। यहाँ अकेले तो हुजूर को अच्छा न लगता होगा। मिस खुर्शीद, मुझे अपने स्कूल की लड़कियों के साथ बड़ा आनंद मिलता है। वह सब मेरी ही लड़कियाँ हैं। जुगनू ने मातृभाव से सिर हिलाकर कहा, यह ठीक है मिस साहब, पर अपना अपना ही है। दूसरा अपना हो जाए तो अपनों के लिए कोई क्यों रोए? सहसा एक सुंदर सजीला युवक रेशमी सूट धारण किए हुए जूते चरमर करता हुआ अंदर आया। मिस खुर्शीद ने इस तरह दौड़कर प्रेम से उसका अभिवादन किया मानो जामे में फूली न समाती हो। जुगनू उसे देखकर कोने में दुबक गई। खुर्शीद ने युवक से गले मिलकर कहा, प्यारे, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ। जुगनू से, माँ जी आप जाएं, फिर कभी आना। यहाँ हमारे परम मित्र विलियम किंग हैं। हम और यह बहुत दिनों तक साथ पढ़े हैं। जुगनू चुपके से निकलकर बाहर आई। खानसामा खड़ा था। पूछा, ये लौंडा कौन है? खानसामा ने सिर हिलाकर कहा, मैंने इसे आज ही देखा है। शायद अब कुंवारपन से जी उबा। अच्छा तरहदार जवान है। जुगनू, दोनों इस तरह टूटकर गले मिले हैं कि मैं तो लाज के मारे गड़ ही गई। ऐसा चूमा चाटी तो जोरू खसम में भी नहीं होता। दोनों लिपट गए। लौंडा तो मुझे देखकर कुछ झिझकता था, पर तुम्हारी मिस साहब तो जैसे मतवाली ही हो गई थी। खानसामा ने मानो अमंगल के आभास से कहा, मुझे तो कुछ बेढब मुआमला लगता है। जुगनू तो यहाँ से सीधे मिसेस टंडन के घर पहुँची। मिस खुर्शीद और युवक की बातें होने लगी। मिस खुर्शीद ने कहा मारकर कहा, तुमने अपना पाठ खूब खेला। लीला बुढ़िया सचमुच चिघिया गई। लीला, मैं तो डर रही थी कि कहीं बुढ़िया भाप न जाए। मिस खुर्शीद, मुझे विश्वास था वह आज जरूर आएगी। मैंने दूर ही से उसे बरामदे में देखा और तुम्हें सूचना दी। आज आश्रम में बड़े मज़े रहेंगे। जी चाहता है महिलाओं की कनफुसियाँ सुनती। देख लेना, सभी उसकी बातों पर विश्वास करेंगी। लीला, तुम भी तो जानबूझकर दलदल में पांव रख रही हो। मिस खुर्शीद, मुझे अभिनय में मज़ा आता है। दिल लगी रहेगी। बुढ़िया ने बड़ा जुल्म कर रखा है। जरा उसे सबक देना चाहती हूँ। कल तुम इसी वक्त इसी ठाठ से फिर आ जाना। बुढ़िया कल फिर आएगी। उसके पेट में पानी ना हजम होगा। नहीं, ऐसा क्यों? जिस वक्त वह आएगी मैं तुम्हें खबर दूंगी। बस तुम छैला बनी हुई पहुँच जाना। आश्रम में उस दिन जुगनू को दम मारने की फुर्सत न मिली। उसने सारा वृत्तांत मिसेस टंडन से कहा। मिसेस टंडन दौड़ी हुई आश्रम पहुंची और अन्य महिलाओं को खबर सुनाई। जुगनू उसकी तस्दीक करने के लिए बुलाई गई। जो महिला आती वह जुगनू के मुंह से यह कथा सुनती। हर तरह रिहर्सल में कुछ कुछ रंग और चढ़ जाता। जहाँ तक कि दोपहर होते होते सारे शहर के सभ्य समाज में यह खबर गूंज उठी। एक देवी ने पूछा, वह युवक कौन है? मिसेस टंडन, सुना तो उसके साथ पढ़ा हुआ है। दोनों में पहले से बहुत बातचीत रही होगी। वही तो मैं कहती थी कि इतनी उम्र हो गई वह कुंवारी कैसे बैठी है। अब कलई खुली। जुगनू, तो कुछ हो या ना हो, जवान तो बांका है। टंडन, यह हमारी विद्वान बहनों का हाल है। जुगनू, मैं तो उसकी सूरत देखने ही ताड़ गई थी। धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं। टंडन, कल फिर जाना। जुगनू, कल नहीं, मैं आज रात को ही जाऊंगी। लेकिन रात को जाने के लिए कोई बहाना जरूरी था। मिसेस टंडन ने आश्रम के लिए एक किताब मंगवा भेजी। रात को 9 बजे जुगनू मिस खुर्शीद के बंगले पर जा पहुंची। संयोग से लीलावती उस वक्त मौजूद थी।
बोली। बुढ़िया तो बेतरह पीछे ही पड़ गई है। मिस खुर्शीद, मैंने तुमसे कहा था उसके पेट में पानी ना पचेगा, तुम जाकर रूप भराओ, तब तक मैं बातों में लगाती हूँ। शराबियों की तरह अंट संट बकना शुरू करना, मुझे भगा ले जाने के प्रस्ताव भी करना, बस यूं बन जाना जैसे अपने होश में नहीं हो। लीला मिशन में डॉक्टर थी, उसका बंगला भी पास ही था। वह चली गई तो मिस खुर्शीद ने जुगनू को बुलाया। जुगनू ने एक पुर्जा उसको देकर कहा, मिसेस टंडन ने यह किताब मांगी है, मुझे आने में देरी हो गई। मैं इस वक्त आपको कष्ट न देती, पर सवेरे ही वे मुझे मांगेंगे। हजारों रुपए महीने की आमदनी है मिस साहब, मगर एक एक कौड़ी दांत से पकड़ती हैं। इनके द्वारे पर भिखारन को भीख तक नहीं मिलती। मिस खुर्शीद ने पुर्जा देखकर कहा, इस वक्त तो यह किताब नहीं मिल सकेगी, सुबह ले जाना। तुमसे कुछ बातें करनी हैं, बैठो, मैं अभी आती हूँ। वह पर्दा उठाकर पीछे के कमरे में चली गई और वहाँ से कोई 15 मिनट में एक सुंदर रेशमी साड़ी पहने, इत्र में बसी हुई, मुंह पर पाउडर लगाए निकली। जुगनू ने उसे आंखें फाड़कर देखा। ओहो, यह श्रृंगार! शायद इस समय वह लौंडा आने वाला होगा, तभी ये तैयारियां हैं। नहीं, सोने के समय कुंवारियों को बनाव संवार की क्या ज़रूरत। जुगनू की नीति में स्त्रियों के श्रृंगार का केवल एक ही उद्देश्य था, पति को लुभाना। इसलिए सुहागिनों के सिवा श्रृंगार और सभी के लिए वर्जित था। अभी खुर्शीद कुर्सी पर बैठने भी न पाई थी कि जूतों का चरमर सुनाई दिया और एक ही क्षण में विलियम किंग ने कमरे में कदम रखा। उसकी आंखें चढ़ी हुई मालूम होती थीं और कमरों में शराब की गंध आ रही थी। उसने बेधड़क मिस खुर्शीद को छाती से लगा लिया और बार बार उसके कपोलों को चुंबन लेने लगा। मिस खुर्शीद ने अपने को उसके एक पास में छुड़ाने की चेष्टा करने को कहा, चलो हटो, शराब पी कर आए हो। किंग ने उसे और चिमटाकर कहा, आज तुम्हें भी पिलाऊंगा प्रिय, तुमको पीना होगा, फिर हम दोनों लिपट कर सोएंगे। नशे में वे प्रेम कितना सजीव हो जाता है, इसकी परीक्षा कर लो। मिस खुर्शीद ने इस तरह जुगनू की उपस्थिति उसे संकेत किया कि जुगनू पर नज़र पड़ जाए, पर किंग नशे में मस्त था, जुगनू की तरफ देखा ही नहीं। मिस खुर्शीद ने रोष के साथ अपने को अलग करके कहा, नहीं, तुम इस वक्त अपने आपे में नहीं हो, इतने उतावले क्यों हुए जाते हो? क्या मैं कहीं भागी जा रही हूँ? किंग, इतने दिनों से चोरों की तरह आया हूँ, आज से मैं खुले खजाने आऊँगा। खुर्शीद, तुम तो पागल हो रहे हो, देखते नहीं हो कमरे में कौन बैठा हुआ है? किंग ने हकबगाकर जुगनू की ओर देखा और झुंझलाकर कहा, यह बुढ़िया यहाँ कब आ गई? तू यहाँ क्यों आई है बुढ़ी? शैतान की बच्ची, यहाँ भेद लेने आई है, हमको बदनाम करना चाहती है। मैं तेरा गला घोट दूंगा। ठहर, भागती कहाँ है? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जुगनू बिल्ली की तरह कमरे से निकली और सर पर पांव रखकर भागी। उधर कमरे में कह कहे उठ उठकर छत को हिलाने लगे। जुगनू उसी वक्त मिसेस टंडन के घर पहुंची। उसके पेट में बुलबुले उठ रहे थे, पर मिसेस टंडन सो गई थी। वहां से निराश होकर उसने कई दूसरे घरों की कुंडी खटखटाई, पर कोई द्वार न खुला और दुखिया को सारी रात इसी तरह काटनी पड़ी, मानो कोई रोता हुआ बच्चा गोद में हो। प्रातःकाल वो आश्रम में जा कूदी। कोई आधा घंटे में मिसेस टंडन भी आई। उन्हें देखकर उसके मुंह फेर लिया। मिसेस टंडन ने पूछा, रात क्या तुम मेरे घर आई थी? इस वक्त मुझसे महाराज ने कहा। जुगनू ने विरभक्त भाव से कहा, प्यासा ही तो कुएं के पास जाता है, कुआं थोड़े ही प्यासे के पास आता है। मुझे आग में झोंककर आप दूर हट गई, भगवान ने मेरी रक्षा की, नहीं कल जान ही गई थी। मिसेस टंडन ने उत्सुकता से कहा, क्या हुआ? क्या कुछ कहो तो सही। मुझे तुमने जगा क्यों नहीं दिया? तुम तो जानती हो मेरी आदत सवेरे सो जाने की है। महाराज ने घर में घुसने ही ना दिया, जगह कैसे लेती? आपको इतना तो सोचना चाहिए था कि वे वहाँ गई है तो आती ही होगी, घड़ी भर बाद ही सो जाती तो क्या बिगड़ जाता। पर आपको किसी की क्या परवाह। तो क्या हुआ? मिस खुर्शीद मारने दौड़ी? वह नहीं मारने दौड़ी, उसका वह खसम है ना, वो मारने दौड़ा। लाल आंखें निकाले आया और मुझसे कहा, निकल जा। जब तक मैं निकलूं तब तक डटकर खींचकर दौड़ ही पड़ा था। मैं सिर पर पांव रखकर ना भागती तो चमड़ा उधेड़ डालता। और वह रान बैठी तमाशा देख रही थी। दोनों में पहले से ही सदी बदी थी। ऐसी कुलटाओं का मुंह देखना पाप है। बेसवा भी इतनी निर्लज नहीं होती। जरा देर में और देवियां आ पहुंची। यह वृतांत सुनने के लिए सभी उत्सुक हो रही थी। जुगनू की कैंची अविश्रांत रूप से चलती रही। महिलाओं को इस वृतांत को इतना आनंद आ रहा था कि कुछ न पूछो।
एक एक बात को खोद खोद कर पूछती थी। घर के काम धंधे भूल गए, खाने पीने की सुधि भी न रही और एक बार सुनकर उनकी तृप्ति न होती थी। बार बार वही कथा नए आनंद से सुनते थे। मिसेस टंडन ने अंत में कहा, हमें आश्रम में ऐसी महिलाओं को लाना अनुचित है। आप लोग इस प्रश्न पर विचार करें। मिसेस पांड्या ने समर्थन किया। हम आश्रम को आदर्श से गिराना नहीं चाहते। मैं तो कहती हूँ कि औरत किसी संस्था की प्रिंसिपल बनने के योग्य नहीं है। मिसेस बांगड़ा ने फरमाया, जुगनूबाई ने ठीक ही कहा था। ऐसी औरत का मुंह देखना भी पाप है। उससे साफ कह देना चाहिए, आप यहाँ तशरीफ़ ना लावें। अभी यह खिचड़ी पक ही रही थी कि आश्रम के सामने एक मोटर आकर रुकी। महिलाओं ने सिर उठाकर देखा। गाड़ी में मिस खुर्शीद और विलियम किंग बैठे हुए थे। जुगनू ने मुंह फैलाकर हाथ से इशारा किया, वही लौंडा है। महिलाओं का संपूर्ण समूह चिक के सामने आने के लिए विकल हो गया था। मिस खुर्शीद ने मोटर से उतरकर हुड बंद कर दिया और आश्रम के द्वार की ओर चली। महिलाएं भाग भाग कर अपनी अपनी जगह आ बैठीं। मिस खुर्शीद ने कमरे में कदम रखा। किसी ने स्वागत न किया। मिस खुर्शीद ने जुगनू की ओर निसंकोच आंखों से देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कहिए बाई जी, रात आपको चोट तो नहीं आई? जुगनू ने बहुतेरी दीदा दिलेर स्त्रियां देखी थी, पर इस ढिठाई ने उसे चकित कर दिया। चोर हाथ में चोरी का माल लिए साह को ललकार रहा था। जुगनू ने ऐंठकर कहा, जी ना भरा हो तो अब पिटवा दो, सामने ही तो है। खुर्शीद, वह इस वक्त तुमसे अपना अपराध क्षमा कराने आए हैं। रात वे नशे में थे। जुगनू ने मिसेस टंडन की ओर देखकर कहा, और आप भी तो कुछ कम नशे में नहीं थी। खुर्शीद ने व्यंग्य समझकर कहा, मैंने आज तक कभी नहीं पी, मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। जुगनू ने लाठी मारी। शराब से भी बड़ी नशे की चीज़ है कोई, वह उसी का नशा होगा। उन महाशय को पर्दे में क्यों ढक दिया? देवियां भी तो उनकी सूरत देखती। मिस खुर्शीद ने शरारत की। सूरत तो उनकी 1,00,000-2,00,000 में एक है। मिसेस टंडन ने आशंकित होकर कहा, नहीं, उन्हें यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं। आश्रम को हम बदनाम नहीं करना चाहते। मिस खुर्शीद ने आग्रह किया, मामले को साफ करने के लिए उनका आप लोगों के सामने आना जरूरी है। एक तरफा फैसला आप क्यों करती हैं? मिसेस टंडन ने टालने के लिए कहा, यहाँ कोई मुकदमा थोड़े ही पेश है। मिसेस टंडन को छोड़कर सभी महिलाएं किंग को देखने के लिए उत्सुक थी। किसी ने विरोध न किया। खुर्शीद ने द्वार पर आकर ऊंची आवाज़ में कहा, तुम जरा यहाँ चले आओ। हुड खुला और मिस लीलावती रेशमी साड़ी पहने मुस्कुराती हुई निकल आई। आश्रम में सन्नाटा सा छा गया। देवियां विस्मित होकर आंखों में लीलावती को देखने लगी। जुगनू ने आंखें चमकाकर कहा, उन्हें कहाँ छिपा दिया आपने? खुर्शीद, छूमंतर से उड़ गए, जाकर गाड़ी देख लो। जुगनू लपककर गाड़ी के पास गई और खूब देखभाल मुंह लटकाए हुए लौटी। मिस खुर्शीद ने पूछा, क्या हुआ, कोई मिला? जुगनू, मैं यह त्रिया चरित्र क्या जानूं? लीलावती को गौर से देखकर और मर्दों को साड़ी पहनाकर आंखों में धूल झांक रही हो, यही तो है वह रात वाले साहब। खुर्शीद, खूब पहचानती हो। जुगनू, हाँ हाँ, आधा अंधी हूँ। मिसेस टंडन, क्या पागलों सी बातें करती हो जुगनू, यह तो डॉक्टर लीलावती है। जुगनू, चलिए चलिए, लीलावती हैं, साड़ी पहनकर औरत बनते लाज भी नहीं आती। तुम रात को इनके घर नहीं थे? लीलावती ने विनोद भाव से कहा, मैं कब इनकार कर रही हूँ? इस वक्त लीलावती हूँ, रात को विलियम किंग बन जाती हूँ, इसमें बात ही क्या है? देवियों को अब यथार्थ की लालिमा दिखाई दी। चारों तरफ कह कहे पड़ने लगे और तालियां बजाती थी। कोई डॉक्टर लीलावती की गर्दन से लिपट जाती थी, कोई मिस खुर्शीद की पीठ थपथपा देती थी। कई मिनट तक हू हक मचता रहा। जुगनू का मुंह उस लालिमा में बिल्कुल जरा सा निकल गया था। जबान बंद हो गई। ऐसा चरका उसने कभी न खाया था, इतना जलील कभी न हुई थी। मिसेस मेहरा ने डांट बताई, अब बोलो दाई, लगी मुंह में कालिक के नहीं? मिसेस बांगड़ा, इसी तरह सबको बदनाम करती है। लीलावती, आप लोग भी तो जो ये कहती है उस पर विश्वास कर लेती हैं। इस हरबोंग में जुगनू को किसी ने जाते ना देखा। अपने सिर पर यह तूफान उठते देखकर उसे चुपके से सरक जाने में ही अपनी कुशल मालूम हुई। पीछे के द्वार से निकली और गलियां गलियां भागी। मिस खुर्शीद ने कहा, जरा उससे पूछो मेरे पीछे क्यों पड़ गई थी? मिसेस टंडन ने पुकारा, पर जुगनू कहाँ? तलाश होने लगी, जुगनू गायब है। उस दिन से शहर में फिर किसी ने जुगनू की सूरत नहीं देखी। आश्रम के इतिहास में ये मामला आज भी उल्लेख और मनोरंजन का विषय बना हुआ है। धन्यवाद।